है कि म्यूचुअल फंड ऐसा इन्वेस्ट करना ही काफ़ी है, लेकिन सच ये है कि कुछ हिडन चार्ज भी आपको आपके रिटर्न को साइलेंटली कम करते रहते हैं और ज़्यादातर इन्वेस्टर को इसका पता भी नहीं चलता। आज हम एक्सपोज करेंगे वो सीक्रेट चार्जेस जो आपके लाखों रुपए लॉन्ग टर्म में खा सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू निफ्टी एक्सपर्ट 24। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे म्यूचुअल फंड के हिडन चार्जेस, किन चार्जेस से आपका प्रॉफिट कम होता है, किन फंड्स में हिडन स्टॉक ज़्यादा होती है और स्मार्ट इन्वेस्टर इन चार्जेस को कैसे अवॉइड करते हैं, वो कैसे इनसे बचते हैं, कैसे वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। आज हम वन बाई वन करके सारे चार्जेस को अभी डिस्कस करेंगे। चार्जेज आप देख सकते हो, एक्सपेंस रेशियो, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान में क्या डिफरेंस है, क्या एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं, एग्जिट लोड क्या होते हैं, पोर्टफोलियो टर्नओवर, कॉस्ट, टैक्स में इम्पैक्ट और बहुत सारे चार्जेज हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते टाइम ये चार्जेस से बचने का अच्छी नॉलेज होगी और आप अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ कर पाओगे जिसमें आपकी प्रॉफिट आप अपने आप इन्हेंस कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला जैसे एक्सपेंस रेशियो एक चार्ज लगता है, एक्सपेंस EXPENS रेशियो। ये क्या होता है? ये होता है जैसे कि एक्सपेंस रेशियो वो एनुअल फीस होती है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके इन्वेस्टेड मनी से हर साल काटती है। इसमें शामिल क्या होता है? जैसे फंड मैनेजर की सैलरी, फंड मैनेजर की सैलरी, तो फंड मैनेजर सैलरी लेगा, उसके लिए जो पैसा चाहिए वो कहाँ से आएगा? वो आप लोगों से ही चार्ज किया जाता है एक्सपेंस रेशियो के रूप में। मार्केटिंग कॉस्ट होती है एक, क्योंकि फंड को चलाने के लिए उसकी मार्केटिंग भी करनी होती है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी इसी में आपसे लिए जाएंगे एक्सपेंस रेशियो के नाम पे। उसके बाद आता है रिसर्च एंड टूल, रिसर्च टीम कॉस्ट जो होती है, जो म्यूचुअल फंड में जो रिसर्च टीम काम करती है, रिसर्च टीम कॉस्ट, जो टीम की कॉस्ट होगी वो भी आपसे एक्सपेंस रेशियो के नाम पे ली जाएगी। और लास्ट आता है ब्रोकरेज चार्जेस। तो इतने टाइप के जो आपसे चार्ज लिए जाते हैं वो एक्सपेंस रेशियो के नाम पे लिए जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से ये चीज़ क्लियर करके और बताता हूँ। आप डिटेल में अगर आपको समझना है तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तो ही आपके समझ में आएगा। अदरवाइज ऐसे तो आप थ्योरी पढ़ के फिर आपके समझ नहीं आएगा, तो आप एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते कि कैसे एक्सपेंस रेशियो चेक करना है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप फुल वीडियो देखो। तो एग्जाम्पल मान लो आपने 1 लाख रुपये जैसे इन्वेस्ट किए, 1 लाख आपने इन्वेस्ट किए, और अगर फंड का रिटर्न जो है, फंड का आपके का रिटर्न आता है 12%। कितना आया? 12%। ठीक है, और एक्सपेंस रेशियो लग गया आपका, एक्सपेंस रेशियो अगर आपका 2% का लगता है तो एक्चुअल प्रॉफिट आपका कितना होगा? एक्चुअल प्रॉफिट होगा आपका 10% का। 10% हो गया। तो अब ये आपको अभी लग रहा होगा कि 10% का प्रॉफिट मतलब चलो 2% ही तो, मतलब आपके जो 12,000 का प्रॉफिट था वो अभी आपका कितना रह गया? बस 10,000 का रह गया वो। ठीक है, और अगर इसको आप लंबे टाइम में 20 साल के लिए एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखोगे, अगर आपने 20 ईयर्स किसी फंड को होल्ड किया तो ये जो है आपका लाखों में चला जाएगा। ये जो प्रॉफिट आपका कम होगा ना, उस टाइम पे आपका 2,000 कम नहीं होगा, वो लाख्स में कम हो जाएगा। तो ये आपको देखना है कि एक्सपेंस रेशियो स्टार्टिंग में आपको चेक कर लेना है कि एक्सपेंस रेशियो कितना है। वो ज़्यादा है, ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो वाला फंड को अवॉइड करना है, और जो कम एक्सपेंसिव वो वाला आपको चूज करना है। अब जो इस इन्वेस्टर की जो स्ट्रेटेजी होती है वो क्या होती है वो आप समझ लो। स्मार्ट इन्वेस्टर इसमें क्या करते हैं, जैसे स्मार्ट इन्वेस्टर
वो क्या करते हैं, इंडेक्स फंड जो होता है ना, इंडेक्स फंड, ये इसकी क्या क्वालिटी है कि ये लो एक्सपेंस रेशियो होता है, इसमें लो एक्सपेंस रेशियो होता है, ठीक है। तो वो इसको चूज़ करेंगे इंडेक्स फंड को। एक होता है प्लान के हिसाब से, जैसे डायरेक्ट प्लान हो गया, और एक रेगुलर प्लान होता है, रेगुलर प्लान। तो वो क्या करते हैं कि वो ऑलवेज प्रीफर करेंगे डायरेक्ट प्लान को। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करेंगे, डायरेक्ट प्लान ऑलवेज देखते हैं, ठीक है। क्योंकि रेगुलर प्लान में क्या होता है, कमीशन बीच में लग जाता है, तो इसलिए उसमें एक्सपेंस रेशियो और ज़्यादा हो जाता है। वो ऑलवेज डायरेक्ट प्लान देखते हैं इसीलिए। और आइडली जो एक्सपेंस रेशियो होता है, आइडली अगर बात करें एक्सपेंस रेशियो अगर बात करें, तो आइडली क्या होता है कि इंडेक्स फंड में अगर आप जाओगे तो इंडेक्स फंड के लिए इसको मतलब ये 0.5 से कम होता है, 0.5% से कम होता है ये, इससे कम होगा। और अगर एक्टिव फंड में जाओगे, अगर एक्टिव फंड में आप एक्सपेंस रेशियो चेक करोगे तो ये होगा 1.5% से कम जो होगा वो अच्छा माना जाएगा। अगर 1.5% से कम होगा वो अच्छा माना जाएगा एक्टिव फंड में अगर जाते हो, और इंडेक्स फंड में जाते हो तो 0.5 से कम होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सपेंस रेशियो। अभी हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो रेगुलर प्लान में आपका रेगुलर अगर आपने कोई प्लान लिया, रेगुलर प्लान का जैसे रिटर्न है, रेगुलर प्लान आपका रिटर्न आया 11% और डायरेक्ट प्लान का रिटर्न आया 12%। तो अभी आपको ये 1% का डिफरेंस लग रहा है, बट अगर आप इसको 20 साल 20 ईयर्स के लिए अगर इन्वेस्ट करते हो आप, तो ये आपका जो डिफरेंस होगा वो लाख्स में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, लाख्स में। इसीलिए स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड चूज़ करने से पहले आप डायरेक्ट प्लान ही लें, रेगुलर प्लान में ना जाएं, क्योंकि रेगुलर प्लान में आपके ये खर्चे एक्स्ट्रा लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये आपका एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है, एग्जिट लोड, अगर आप म्यूचुअल फंड को जल्दी बेच देते हो तो एएमसी क्या है, पेनल्टी चार्ज करती है, इसे कहते हैं एग्जिट लोड। अगर एग्जिट लोड 1% है और आपने 2 लाख विड्रॉ किए तो 2000 चार्ज कट जाएगा आपसे। जैसे अगर एग्जिट लोड कितना है, 1% का एग्जिट लोड है और आपने 2 लाख रुपए विड्रॉ किए तो आप पे 1% चार्ज लगेगा, तो आप पर कितना 2000 रुपये आपके कट जाएंगे, ठीक है। ये हो गया एग्जिट लोड, मोस्टली 1% ही होता है। अब इसको एएमसी मतलब क्यों चार्ज करती हैं, ताकि इन्वेस्टर जल्दी बाइंग सेलिंग ना करे, उसको रोकने के लिए ये एग्जिट बाइंग सेलिंग को अवॉइड करने के लिए एएमसी ये चार्ज करती है आपसे एग्जिट लोड के नाम पे। किस पे नाम पे ये चार्ज करती है कि आप जल्दी जल्दी बाई सेल ना करें इससे। अब इसमें स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, आप जैसे अगर तो इन्वेस्ट क्या करना है आपको लॉन्ग टाइम के, इन्वेस्ट अगर एग्जिट लोड से बचना है, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। एग्जिट लोड से बचना तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। सेकंड वो है एग्जिट लोड पीरियड चेक करें पहले। एग्जिट लोड जो होता है, लोड पीरियड चेक कर लें कि वो कितने टाइम के बाद लगता है। मोस्टली मैंने देखा है 1 साल तक ही लगता है एग्जिट लोड, यूजुअली 1 ईयर तक ही एप्लीकेबल होता है, उसके बाद नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से वही है, फिर भी आप एक बार चेक ज़रूर कर लें, ठीक है, क्योंकि बाद में लगे किसी एएमसी में हो ऐसा इशू कि उसने एग्जिट लोड लगा रखा हो, तो वो आप चेक, आपको लेने से पहले चेक करनी है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, टर्नओवर कॉस्ट। टर्नओवर कॉस्ट क्या होती है, जैसे पोर्टफोलियो, किसी म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो होता है, तो इसमें क्या करता है फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो
टर्न ओवर कॉस्ट, इसको हम क्या समझते हैं, जैसे फंड मैनेजर क्या होता है कि बहुत जल्दी बाई सेल करता है शेयरों को। फंड मैनेजर बाइंग एंड सेलिंग अर्ली। अगर बाई सेल बहुत जल्दी फ्रीक्वेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंट FREQUENT, फ्रीक्वेंट अगर कर रहा है तो इसमें क्या होता है कि ब्रोकरेज कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ब्रोकरेज कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो टैक्स इम्पैक्ट बढ़ता है और हिडन ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन ये जो चार्ज है ना, जैसे ब्रोकरेज कॉस्ट बढ़ेगी, BROKERAGE, ब्रोकरेज कॉस्ट बढ़ेगी, टैक्स इम्पैक्ट बढ़ेगा और हिडन ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ती है, हिडन कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो ये भी क्या होगा कि अगर ऐसे बाई सेल बार बार, मतलब फंड मैनेजर पोर्टफोलियो में चेंज कर रहा है, कुछ खरीद रहा है, कभी कुछ बेच रहा है, कभी कुछ, उससे क्या होता है ब्रोकरेज कॉस्ट तो बढ़ती है, आपको पता ही है, वो ट्रेडिंग टाइप हो गया। टैक्स इम्पैक्ट बढ़ेगा, उससे हिडन ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ती है। तो ये मतलब क्या है, डायरेक्टली विजिबल नहीं होते, बट आपके जो प्रॉफिट है उसमें से ही कट होते हैं ये, ठीक है। तो ये भी आपको समझना है। तो अब स्मार्ट इन्वेस्टर क्या देखते हैं कि इसमें आपको क्या देखना है, मतलब लो टू मॉडरेट टर्नओवर रेशियो होना चाहिए। जो अगर आप कोई भी फंड ले रहे हो तो उसमें जो टर्नओवर होना चाहिए, एक टर्नओवर रेशियो होता है। अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में टर्नओवर लिख देना, मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो आप इसको पहले टर्नओवर रेशियो चेक करके वो कैसे होना चाहिए, लो होना चाहिए या लो टू मॉडरेट होना चाहिए, मॉडरेट, हाई नहीं होना चाहिए। हाई होगा तो वो आप पे बार बार बाई सेल करेगा, तो फिर आप पे वो कहीं ना कहीं चार्जेस लगेंगे, ठीक है। और एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, स्टेबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये नहीं कि बार बार फ्रीक्वेंट चेंज कर रहे हैं, उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। उसमें तो फिर ये खर्चा ऐड हो जाएगा, जिसको हम टर्नओवर रेशियो के नाम से, टर्नओवर कॉस्ट के नाम से जानते हैं। एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मतलब ज़्यादा उथल पुथल वाला नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट आता है टैक्स इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्या आता है, टैक्स इम्पैक्ट। टैक्स इम्पैक्ट, टैक्स का क्या होता है, मतलब टैक्स टेक्निकली क्या होता है, म्यूचुअल फंड का चार्ज नहीं होता, लेकिन इन्वेस्टर के रिटर्न को कम करता है। तो इसमें क्या है, जैसे शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन है वो तो लगेगा, STCG कितना है, 20%। लगता नहीं लगता, अगर आप 1 साल से पहले बेच देते हो, 1 ईयर से पहले ही बेच दोगे तो 20% लगेगा। और फिर 1 साल के बाद बेचोगे, 1 ईयर के बाद, जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG, तो उस पर भी आपको टैक्स लगेगा। तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टैक्स हो गए, तो ये भी आपके रिटर्न को कहीं कम करेंगे। तो इससे भी आपको बचना है कि एक बार जो इन्वेस्टिंग कर दी उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ो, उसको वेल्थ क्रिएट होने दो। बार बार बेचना और ये सब, उसमें आप टैक्स, इनकम टैक्स, सारा कुछ यही देते रहोगे, इससे बचना है, ठीक है। अगला जो अब क्या होता है, एक होता है डिविडेंड टैक्स। डिविडेंड टैक्स, लोगों को क्या लगता है कि म्यूचुअल फंड में डिविडेंड मिल रहा है, इस पर कोई टैक्स होता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। डिविडेंड कोई फ्री मनी नहीं है, उस पर भी टैक्स लगता है। डिविडेंड पर भी टैक्स लगता है, पर आपको विजिबल नहीं होता, ठीक है। जो आपकी कंपनी डिविडेंड दे रही है और जो कंपनी आपकी म्यूचुअल फंड के पास है, वो उसका जो डिविडेंड है वो म्यूचुअल फंड के पास जाता है। वो प्रॉफिट जो डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट जाता है, म्यूचुअल फंड AMC के पास जाएगा और उसको वहाँ से टैक्स देना पड़ेगा। बट वो टैक्स आपको दिखता नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्ट नहीं देना पड़ रहा है, वो आपकी AMC से ही जा रहा है टैक्स,
तो वो आपके प्रॉफिट में से ही कट हो रहा है। कोई फंड मैनेजर थोड़ी देगा कि डिविडेंड सीधा लेके आपको प्रॉफिट में दिखा दे और टैक्स वो अपनी पॉकेट से भरेगा, ऐसा नहीं होता। वो आपको ही देना है, वो आपके प्रॉफिट से ही कट होगा। नेक्स्ट होता है इसे कैश होल्डिंग इम्पैक्ट। कैश होल्डिंग इम्पैक्ट कैसे होता है? कैश होल्डिंग इम्पैक्ट कैसे आपके प्रॉफिट पे इफ़ेक्ट डालता है? होता क्या है इसमें कि जैसे कुछ फंड मैनेजर क्या होते हैं कि कैश होल्ड करते हैं। कैश होल्ड करते हैं किसके लिए? मार्केट डाउन होने का। मार्केट के डाउन होने का, बोले अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ही पैसा लगाएंगे, तब तक कैश पे बैठे रहते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका पूरा पैसा मार्केट में वर्क ही नहीं करता, क्योंकि अगर इसमें बुल मार्केट अगर स्टार्ट हो गया तो उनको चांस नहीं मिलेगा, तो वो कैश पे बैठे रहेंगे। कैश पे बैठे रहेंगे तो आपका पूरा फुल मनी नॉट वर्किंग, पूरा पैसा काम कर नहीं रहा है, तो आपको पूरा प्रॉफिट मिल नहीं पाएगा। ये प्रॉब्लम आती है। तो ये भी आपको नहीं पता लगता कि फंड मैनेजर क्या कर रहा है, उसने कितना कैश, वो क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा है। ये तो पता रहता है कितना कैश है उसके पास, बट आपको ये नहीं पता चलेगा वो क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, कब करेगा, नहीं करेगा। अगर मार्केट बुल रन में स्टार्ट हो गया तो आपका पूरा पैसा वर्क नहीं कर पाएगा, तो आपको पूरा प्रॉफिट, फुल प्रॉफिट नॉट गेट, आपको पूरा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। समझ में आया? हाँ, जैसे एक होता है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। ओवर डाइवर्सिफिकेशन कॉस्ट होता क्या? ओवर डाइवर्सिफिकेशन कॉस्ट कैसे आप नहीं पता चलता और आपके ऊपर ये कॉस्ट लगता है। अगर किसी फंड मैनेजर ने 100+ स्टॉक्स ले लिए, 100+ स्टॉक्स, तो होगा क्या? जो विनिंग स्टॉक होंगे उनका एक्चुअल इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट पर पड़ नहीं पाएगा, आपको उनका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 100+ स्टॉक होने का मतलब वो ज़्यादा एक्स्ट्रा डाइवर्सिफाई हो गया। तो अगर वो कुछ स्टॉक उसमें से बुल रन में जाएंगे भी, तो आपके पास तो कम क्वांटिटी में स्टॉक है वो, तो आप उसका पूरा बेनिफिट नहीं उठा पाओगे, प्रॉफिट आपको पूरा नहीं मिल पाएगा। तो ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जो आपको नहीं पता, आपका फंड मैनेजर कर रहा है जो। अब अगला नेक्स्ट है कि हिडन रिस्क क्या कॉस्ट क्या होते हैं? हिडन रिस्क कॉस्ट। हाई रिटर्न दिखाने वाले फंड्स हमेशा बेस्ट नहीं होते। अगर फंड जो हाई रिटर्न दिखाते हैं ना, वो ऑलवेज अच्छे फंड नहीं होते। अगर फंड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और अननेसेसरी रिस्की स्टॉक्स होल्ड करता है, तो क्या होता है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है। अगर कोई फंड जो है वो बहुत ज़्यादा कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी फिर ऊपर, कभी फिर ऊपर, कभी फिर नीचे, कभी फिर नीचे, तो इसमें क्या होगा कि आपको एक्चुअल अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और ये सब किसकी वजह से होता है? अगर वो रिस्की स्टॉक उसने होल्ड किए हुए हैं, रिस्की स्टॉक, छोटी कंपनी, फंडामेंटल ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो अगर वो होल्ड कर रहा है ऐसी कंपनी, तो उससे क्या होगा? आपका फंड स्टेबल फंड नहीं रहेगा और वो हैवी वॉलेटाइल रहेगा, जिसको हम बीटा रेशियो से चेक करते हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, शार्प रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो, जॉनसन अल्फ़ा बीटा, ये सब पे अगर डिटेल वीडियो चाहिए, आप मेरे को कमेंट में रेशियो, फंडामेंटल रेशियो लिख सकते हो। मैं उसके लिए आपके लिए डिटेल वीडियो बनाऊंगा और आप उसको देख सकते हो। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी इससे पहले बनाई हुई है, बट और भी इसके लिए वीडियो बनाऊंगा जो आपको एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल आपको क्लियर हो सके, ठीक है। तो ये होता है रिस्क, ये इसमें हिडन रिस्क कॉस्ट होती है कि वो कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, हाई वॉलेटाइल तो नहीं है या रिस्की स्टॉक में तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो वो आपकी क्या है लॉन्ग टर्म जो प्रॉफिट वेल्थ है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके, राइट। और आपको इन्वेस्ट करने से पहले ये सब सीक्रेट चेकलिस्ट आपको चेक करनी चाहिए। एक्सपेंस रेशियो, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान, एग्जिट लो, टर्नओवर रेशियो, टैक्स इफिशिएंसी, पोर्टफोलियो क्वालिटी, ठीक है, रिस्क रेशियो, ये आपको चेक करना चाहिए। फंड कंसिस्टेंसी, फंड कितना कंसिस्टेंट है, ये तो नहीं कि ज़्यादा वॉलेटाइल है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो आपको
वैसे पैनिक में कर रहा है वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेबल कंसिस्टेंट उसका जो ग्राफ है कंसिस्टेंसी होना चाहिए उसमें। अल्फ़ा एंड शार्प रेशियो ये भी है, ये बहुत अच्छा रेशियो है, इससे फंड को अच्छी तरह से एनालाइज किया जाता है। पोर्टफोलियो ओवरलैप, हाँ ये भी आता है एक पोर्टफोलियो ओवरलैप तो नहीं हो रहा है, ये भी आपको चेक करना है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इसमें पोर्टफोलियो ओवरलैप में क्या होता है कि आपने 2-3 फंड ले लिए तो जो कंपनीज हैं वो सब में सेम हो रही है, वो आपस में ओवरलैप कर रही हैं, तो फिर उसमें आपको क्या होगा, अगर कंपनी डाउन साइड जा रही है तो वो दोनों फंड में डाउन ही जाएगी, तो आपको उसमें प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा, वो रिस्की उसमें चला जाता है। सिंपल है कि म्यूचुअल फंड में सिर्फ रिटर्न मत देखो, रिटर्न नहीं देखना चाहिए, नेट रिटर्न देखो, आप पे बच कितना रहा है, नेट रिटर्न आपको देखना चाहिए, यानी चार्जेस और एंड टैक्स के बाद जो आपके हाथ में कितना पैसा प्रॉफिट आता है वो आपका रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। ये रिटर्न देख के इन्वेस्ट करना कोई ठीक स्ट्रेटजी नहीं, उसका ये देखो नेट रिटर्न कितना है आपके पास, उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट कर। जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर क्या होते हैं कि वो हाई रिटर्न नहीं देखते, वो क्या देखते हैं, ये हिडन कॉस्ट देखते हैं, हिडन कॉस्ट है ना, इसको भी एनालाइज करते हैं, वो एनालाइज करते हैं। और क्योंकि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में स्मॉल चार्ज भी ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर देता है। अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप मतलब जो चार्ज जो लग रहे हैं छोटे छोटे, यही लॉन्ग टर्म में बहुत मतलब बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है उसमें। अब नेक्स्ट आपको कोई भी फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ भी आपको वीडियो चाहिए, आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो। मैं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मैंने डिस्क्लेमर ऑलरेडी दे रखा है, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कोई बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, कुछ भी आपको डिसीजन लेना है तो आप अपनी ओन रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके डिसीजन करें। आपको कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस रिगार्डिंग कुछ भी आपका डाउट है, क्वेरी है, आप मेरे कमेंट में लिख सकते हो। और आपको नेक्स्ट किसी शेयर पे फंडामेंटल एनालिसिस कराना है या पर्टिकुलर किसी म्यूचुअल फंड का ETF का फंडामेंटल एनालिसिस रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, या आपको म्यूचुअल फंड बेस्ट म्यूचुअल फंड के लिए वीडियो चाहिए, आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको हिंदी समझने में प्रॉब्लम है तो आपको अगर इंग्लिश में वीडियो चाहिए, आप मेरे को कमेंट में इंग्लिश लिख सकते हो, मैं इंग्लिश में वीडियो नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश में बनाऊँगा। और मेरा चैनल निफ्टी एक्सपर्ट 24, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़। और मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी पेज है, आप वहाँ भी मेरे को फॉलो कर सकते हो निफ्टी एक्सपर्ट 24 से। तो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद जय भारत।